नहीं की हुई थी। ठीक है, तो जो पहला ग्रुप हम स्टडी करेंगे वो है एल्काइल ग्रुप। अश्विन, तो एल्काइल ग्रुप, देखो एल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं, ये खैर आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। एल्केन है ना, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो, है ना, मतलब ये माइनस है, एक हाइड्रोजन हटा दो तो जो बचेगा उसको एल्काइल ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मीथेन है ना, CH4, मीथेन एक एल्केन है, उसमें से आप एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन जब आप माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, हाँ गुड इवनिंग अश्विन, तो क्या बचेगा CH3। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, एक हाइड्रोजन जब आपने हटा दिया तो बचा CH3, इसका मतलब कार्बन 3 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, इसका मतलब एक बॉन्ड इसका क्या होगा, फ्री। ठीक है, फ्री से इसका ये मतलब होता है कि ये जो ग्रुप है ना, अब यहाँ पर इसका ये एंड ओपन है, इस ओपन एंड से ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल पे जिसका अपने आप में एक ओपन एंड है उससे जाके ये अटैच हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लो ये इथेन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये इथेन का मॉलिक्यूल है और ये वाला जो एंड है इसका, ये वाला एंड ये ओपन है ना, मतलब यहाँ पर अभी हाइड्रोजन अटैच नहीं हुआ, तो यहाँ पर इस तरह का जो ग्रुप है वो आके अटैच हो सकता है CH3। तो जब CH3 यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा तो इस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, ये मीथेन से डिराइव हुआ है ना, मीथेन मतलब एक कार्बन, तो इस ग्रुप को अपन मीथेन नहीं बोलेंगे, इस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, मिथाइल। ठीक है, इस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, मिथाइल। ठीक है, तो YL जो सफिक्स है वो बेसिकली तब यूज होता है जब एक बॉन्ड ओपन होता है ना, इसको आप लिख भी सकते हो यहाँ पर YL suffix for a group is used generally when one bond of that group remains open, है ना, one bond of that group remains open। ठीक है, सर एक डाउट है। हाँ बताओ। सर जैसे कि दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है हाँ, और एक ग्रुप ओपन, मतलब एक बॉन्ड ओपन कर दिया, तो सर हम्म, तब भी अल्काइल ग्रुप बनेगा? दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और एक ग्रुप ओपन कर दिया, मतलब ये नहीं सर, ये बीच का बॉन्ड हटा दिया एक। ये वाला बीच का बॉन्ड हटा दिया, यस सर। तो सर तो तब भी अल्काइल? नहीं नहीं, तब एल्काइल अपन कैसे बोलेंगे, तब अपन एल्काइल नहीं बोल सकते, मतलब एक ही बॉन्ड ओपन हो और मतलब कुल मिला के उसका एक ही बॉन्ड ओपन होना चाहिए ना, यहाँ पर तो इसका इस तरफ से भी बॉन्ड ओपन है, इस तरफ से भी बॉन्ड ओपन है। ठीक है, तो बेसिकली नहीं ये जो, सर, मतलब हाँ बोलो। हाइड्रोजन से अटैच है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से अटैच है, और मतलब सर बगल बगल में हाइड्रोजन है, बीच में डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड हट गया, सिंगल बॉन्ड हो गया बीच में। तो पहले तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है ना, अगर तुम यहाँ पे ये ब्रेक करोगे तो ये इस तरह से दो बॉन्ड इसके ओपन हो जाएंगे, है ना, तो यहाँ पे दो बॉन्ड ओपन हो रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, मतलब ये एल्काइल ग्रुप नहीं है। ठीक है, सर लेकिन बॉन्ड तो अपन एक ही ओपन कर रहे हैं। नहीं नहीं, तो भाई तूने ये बॉन्ड जब ब्रेक कर दिया तो इसका भी एक बॉन्ड कम हो गया और इसका भी एक बॉन्ड कम हो गया, दोनों का एक बॉन्ड कम हुआ ना। मतलब तो सर ऐसा जरूरी है कि एक ही बॉन्ड कम हो? हाँ हाँ बिल्कुल जरूरी है, एक ही बॉन्ड कम हो। ठीक है, अभी जब अपन और डिस्कस करेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, है ना, इसलिए अभी ज्यादा मत दिमाग लगाओ क्योंकि अभी अपन ने जस्ट स्टार्ट किया है ये। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, जब सर अभी अगर और दो हाइड्रोजन एग्जांपल्स, निकाल लें तो? यार ये अपन अभी आगे देखेंगे ना, तुम लोग के साथ अभी दिक्कत वही है,
कि अभी अपन एल्काइल ग्रुप बस पढ़ रहे हैं और उसमें तुम सारे डाउट्स पूछ रहे हो आगे के। एक बार टॉपिक पूरा खत्म हो जाने दो, कुछ क्वेश्चंस देख लो, है ना, उसके बाद डाउट पूछना। तो तुम डाउट भी स्पेसिफिक पूछोगे और मैं समझाऊंगा तो तुम्हें समझ में भी जल्दी आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा होल्ड करो, आगे देखते हैं अपन। ये एल्काइल ग्रुप है ना, इसको तो ये मिथाइल हो गया। ठीक है, अब ये नोट लिख लेना, ये नोट कई जगह पे काम आता है ना। फिर अब इसमें जैसे अगला है, ये एल्केन था, ऐसे बाकी भी हो सकते हैं जैसे एल्कीन, है ना, एल्कीन। और इसमें से आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये बन जाएगा एल्की नाइल। ठीक है, जैसे मान लो ये है ये है इथीन C2H4। ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो इथीन का स्ट्रक्चर होता है ये C डबल बॉन्ड। सर इसके पहले भी कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ? सर इसके पहले भी कुछ लिखवाया क्या आपने? नहीं, यही पहला पेज है, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, है ना। तो ये इथीन है, आई होप कि सबको दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं नीचे लिख रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा छोटा दिख रहा हो। ये इथीन है। फिर आप इसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दो, है ना, डेफिनेशन को फॉलो करो, एक हाइड्रोजन हटाना रहता है, तो एक हाइड्रोजन आप हटा दो तो ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो अब जो ग्रुप जनरेट होगा दैट विल बी C2H3, है ना। स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखो तो मान लो कि आपने ये वाला हाइड्रोजन हटाया है, ये वाला हाइड्रोजन हटाया है। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कार्बन रहेगा, ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा किसी दूसरे कंपाउंड से बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो इस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे? इथीनाइल, इथीनाइल। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कुल मिला के अपन को वायल सफिक्स लगाना होता है। जब भी आप एक हाइड्रोजन हटाओगे तो एंड में बस एक वायल सफिक्स लगा दो, है ना। ये जो नोट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर हाँ बोलो। सर ये ग्रुप तो फिर तो अलग हो गया ना सर, ये एल्किनाइल हो गया और अपन को सर एल्काइल रखना है। मतलब जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन है उसमें पीछे वायल आ सकता है ना। तो एल्केन में वायल आ गया तो ये एल्काइल हो गया। एक मिनट रुको इसमें, अच्छा हाँ, इसकी हेडिंग में, हाँ सही कह रहे हो यार, इसको अलग हेडिंग में लिखो। ये एल्कीनाइल ग्रुप होगा, ये एल्कीनाइल ग्रुप होगा। और अगला होगा एल्काइनाइल ग्रुप, C, एल्काइनाइल ग्रुप। ठीक है, तो इसमें भी वही करना है। एक सेकेंड, हाँ, तो ये एल्कीन में जैसे वायल आपने ऐड कर दिया जब एक हाइड्रोजन हटाया, तो सेम चीज इसमें अपन करेंगे। एल्काइन में जब अपन एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो वो एल्काइनाइल बन जाएगा। ठीक है, तो एल्काइन, बस इसको लिखते जाओ जल्दी जल्दी। एल्काइन में जब अपन ने एक हाइड्रोजन हटाया तो जो ग्रुप जनरेट होगा उसको आप एल्काइनाइल ग्रुप बोलोगे। ठीक है, तो इथाइन, है ना, इसका एक हाइड्रोजन हटा दो तो मान लो कि आपने ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया तो ये वाला जो बॉन्ड है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस ग्रुप को अपन बोलेंगे क्या? इथाइनाइल। ठीक है, तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या है कि आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है, कि वायल सफिक्स जो है वो जनरली यूज होगा जब एक बॉन्ड उसका ओपन हो जाएगा किसी भी ग्रुप का, राइट। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। अब अपन डी पे आते हैं। हाँ, तो डी वाला ग्रुप है हमारा आइसो एल्काइल ग्रुप, आइसो एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो आइसो एल्काइल ग्रुप की डेफिनेशन लिखो पहले।
वन मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट एट सेकेंड लास्ट कार्बन। ठीक है, इस एक लाइन से अपन आइसो एल्काइल ग्रुप को याद रखा करेंगे। आइसो एल्काइल ग्रुप का क्या मतलब होता है, एक मिथाइल ग्रुप सेकेंड लास्ट कार्बन पे होगा। ठीक है, तो देखो अब इसको अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, आइसो एल्काइल, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, वायल लगा हुआ है, इसका मतलब इसका एक बॉन्ड तो ओपन है। ठीक है, तो जैसे मैं इसकी बात करूं, 1 2 3, ठीक है, और यहां से ये एक बॉन्ड ओपन है ना। तो जब ये एक बॉन्ड जैसे ही ओपन हुआ तो इसका मतलब ये ग्रुप कैसा हो गया, ये एल्काइल ग्रुप हो गया, मतलब इसमें वायल आएगा सफिक्स में। और वन मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंटेड सेकेंड लास्ट कार्बन। तो देखो सेकेंड लास्ट कार्बन का क्या मतलब होता है, सेकेंड लास्ट कार्बन का ये मतलब होता है कि जैसे ये पूरा ग्रुप किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर ऐड हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक मॉलिक्यूल है ना, ये कोई बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल है। तो अब आप यहाँ पे देखो कि इस मॉलिक्यूल में जब अपन अभी आगे IUPAC की नंबरिंग पढ़ेंगे, है ना, थोड़ा बहुत आपने 10th में पढ़ा है तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया है भी। ये जो पूरी चेन है ना, ये जो पूरी चेन है इस कार्बन से इस कार्बन तक स्ट्रेट चेन, ये सेकेंड लास्ट कार्बन है जिस पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो जब भी सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा तो इस ग्रुप को आइसो एल्काइल ग्रुप बोला जाएगा, इस ग्रुप को। ठीक है, एक तो डाउट है। हाँ एक सेकेंड संकेत, इसको मैं लिख दूं पहले। तो अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे इसमें 3 कार्बन है ना, इस ग्रुप में 3 कार्बन है, तो इस ग्रुप को, यहाँ पर 3 कार्बन है तो इस ग्रुप को आइसो, 3 का मतलब क्या होता है, प्रोप, है ना। ये अभी अपन आगे लिखेंगे, 1 का मतलब मिथ, 2 का मतलब इथ, 3 का मतलब प्रोप। तो 3 कार्बन है इसमें, इसलिए इसको प्रोप। ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप किसी मेन चेन पे जुड़ा हुआ है ना, इसलिए आइल। और क्योंकि क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल को अगर अपन एज अ होल देखें तो सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है तो आइसो, है ना, आइसो। तो इस ग्रुप को आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोला जाता है। हाँ संकेत बोलो। सर ये नीचे जो कार्बन है उसको उस तरफ भी लगा सकते हैं, सेकंड लास्ट कार्बन राइट नी, साइड में। नीचे वाले कार्बन को इस तरफ हाँ लगा सकते हो, मॉलिक्यूल तो वही है तो नाम भी वही होगा। तो वो वाला हो जाएगा आइसोप्रोपाइल, 3 कार्बन हाँ राइट मतलब में। फिर वो यहाँ से आइसोप्रोपाइल हो जाएगा इस एंड से। ठीक है, तो बस एंड्स पे यूज कर सकते हैं ना इसको, सेकंड लास्ट या लेफ्ट बिल्कुल साइड या बिल्कुल, राइट साइड। डेफिनेशन एग्जैक्टली आपको ऐसे याद रखना है, वन मिथाइल ग्रुप प्रेजेंटेड सेकेंड लास्ट कार्बन, आखिरी से जो दूसरा कार्बन है ना, उसको अपन आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, देखो इसके और एग्जांपल्स अपन देखते हैं तो और क्लियर होगा, है ना। जैसे मान लो अपन को आइसोब्यूटाइल ग्रुप की बात करें हम, आइसोब्यूटाइल ग्रुप, है ना। तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप में क्या, ब्यूट मतलब 4, ठीक है, ध्यान से देखना, ब्यूट मतलब 4। तो बेसिकली आप 4 कार्बन की बात कर रहे हो, है ना। और सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल होना चाहिए। तो जब चेन एक्चुअली इस तरफ से कनेक्टेड है तो सेकेंड लास्ट कार्बन हो जाएगा, लास्ट कार्बन ये तो सेकेंड लास्ट ये, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा एक मिथाइल ग्रुप। तो देख लो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब ब्यूटाइल, और सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको अपन आइसोब्यूटाइल ग्रुप बोल सकते हैं, है ना। ये ग्रुप क्या हो जाएगा, पूरा आइसोब्यूटाइल ग्रुप। सिमिलरली आइसोपेंटाइल, है ना, अब तो समझ में आ गया होगा, आइसोपेंटाइल ग्रुप, आइसोपेंटाइल ग्रुप। आइसो मतलब सेकंड लास्ट में ही लगेगा। हाँ हाँ, मैंडेटरीली सेकेंड लास्ट पे ही लगेगा। ठीक है, कौन सा सेकंड लास्ट पे? मतलब नेमिंग है, वो तो नाम दे दिया है, मतलब
रूल बना दिया है वो तो उन्होंने कि भाई सेकंड लास्ट कार्बन पे आपको मिथाइल दिखे तो उसको आइसो बोल देना, यस है ना। रूल है मतलब, वो तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो आइसोपेंटाइल, पेंटाइल मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और क्योंकि वायल है तो वायल का मतलब एक हाइड्रोजन ओपन होगा, मतलब एक हाइड्रोजन इसमें कम होगा और यहाँ से एक बॉन्ड निकला हुआ होगा, है ना। तो ये वाला जो ग्रुप है इसको अपन आइसोपेंटाइल ग्रुप बोलेंगे। यहाँ पे अगेन सेम डेफिनेशन, लास्ट कार्बन सेकंड लास्ट कार्बन सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप सबको आइसो क्लियर हो गया होगा। हाँ, आइसो एल्काइल ग्रुप सबको क्लियर हो गया होगा, यस ठीक है। तो यस सर। अब अपन देखते हैं नियो एल्काइल ग्रुप, है ना। नियो एल्काइल ग्रुप ये था डी, तो ये अपना ई हो जाएगा, ये हो जाएगा नियो एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो नियो एल्काइल ग्रुप में देखो यहाँ पे क्या डेफिनेशन है, यहाँ पे डेफिनेशन है कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल होना चाहिए। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल होना चाहिए, ठीक है। 2 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट एट सेकेंड लास्ट कार्बन, ठीक है। 2 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट एट सेकेंड लास्ट कार्बन, आइसो में 1 था, नियो में 2 है ना, इतना अपन को ध्यान रखना है। तो बस अपन को आइसो समझ में आ गया तो नियो तो आ ही जाएगा समझ में। जैसे हम बात करें आइसो ब्यूटाइल की, ठीक है, आइसो ब्यूटाइल ग्रुप। तो आइसो ब्यूटाइल ग्रुप को हम कैसे बनाएंगे, देखो 4 कार्बन होना चाहिए, है ना, और सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल होना चाहिए। तो ये आइसो ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, सॉरी ये नियो ब्यूटाइल हो गया, है ना। एक मिनट यार, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये आइसो नहीं होगा, इसको आप नियो ब्यूटाइल ग्रुप बोल सकते हो, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग तो फिर नियोब्यूटाइल से ही होगी ना। इसकी स्टार्टिंग, नियोब्यूटाइल से ही होगी ना फिर। हाँ इसकी स्टार्टिंग बिल्कुल नियो ब्यूटाइल से ही होगी, है ना। तो यहाँ से बाकी मेन चेन अपनी कनेक्ट होगी, ये एक मिथाइल और ये दूसरा मिथाइल, ठीक है। फिर सिमिलरली आप नियो पेंटाइल देख सकते हो, नियो पेंटाइल, है ना। नियो पेंटाइल में टोटल 5 कार्बन होना चाहिए। तो ये 3 कार्बन तो अपन ने बना दिए, क्योंकि 2 कार्बन अपन को कहाँ लगाने हैं, बचे हुए सेकेंड लास्ट मिथाइल पे, सॉरी सेकेंड लास्ट कार्बन पे, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रुप है इसको हम नियो पेंटाइल बोलेंगे। क्लियर हो गया सबको, आपको कंफ्यूजन नहीं यस होना सर। चाहिए, बस ये यस डेफिनेशन सर ध्यान में रखना तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप आइसो, सेकेंड लास्ट पे 2 मिथाइल नियो, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। सर हाँ बोलो। सर आइसो अल्काइल ग्रुप का यदि हमें कंस्ट्रक्शन करने को बोला तो जो हम मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं वो हम राइट या लेफ्ट कोई भी साइड से ऐड कर सकते हैं ना। राइट या लेफ्ट कोई भी साइड से, मैं उतने अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम थोड़ा स्पेसिफिकली या कुछ एग्जांपल के थ्रू बता सर सकते हो क्या। हमें सेकंड लास्ट कार्बन पे कार्बन ऐड करना होता है तो हम वो राइट साइड से भी कर सकते हैं ना, मतलब देखो जैसे राइट एंड वाले कार्बन से। देखो जैसे जैसे मान लो ये वाला बॉन्ड ओपन है, ठीक है। यस सर। तो आपके लिए जो सेकेंड लास्ट कार्बन है वो ये हुआ, इस पे ऐड करोगे जो करोगे, है ना। ऑन द ओके कॉन्ट्ररी, सर। अगर मॉलिक्यूल इस तरह से है, यहाँ से बॉन्ड ओपन है, तो फिर आपके लिए ये सेकेंड लास्ट कार्बन है ना, इस पे ऐड करोगे जो करोगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो थोड़ा बैक कर सकते हो, मैंने नोट नहीं किया पिछला। बैक, हाँ कौन सा करना है बताओ। ये सही है। ये वाला, ठीक है करो, नोट कर लो भाई जल्दी जल्दी।
कर लिया दिग्विजय? यस सर। ठीक है, तो चलो अब कुछ अपन क्वेश्चन लिखते हैं, उससे थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। क्वेश्चन है वही, आपको नाम बताना है इनका, नेम नेम द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग तो एक तो अपना कंपाउंड है ये, ठीक है, ये पहला वाला है। फिर एक अपना कंपाउंड है ये, ये बी है। और एक ले लो ये वाला, ये यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1। ठीक है, तो इनके नाम बताओ। तो जैसे आप इस कार्बन को देखोगे तो इसमें लाइन से तो 3 कार्बन आ रहे हैं, है ना? तो सेकेंड लास्ट कार्बन कौन सा होगा? अगर इधर, अगर राइट टू लेफ्ट मूव करोगे तो भी सेकेंड लास्ट कार्बन ये होगा, अगर क्या बोलते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो भी सेकेंड लास्ट ये होगा। तो सेकेंड लास्ट कार्बन पे हमने देखा 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ठीक है, इसका मतलब इसका नाम क्या आएगा? नियो, है ना, नियो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है गिन के, तो नियो पेंट, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी बॉन्ड ओपन नहीं है ना, मतलब ये पूरा अपने आप में एक कंपाउंड है, ये किसी और पे जाके जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इस केस में अपन यूज करेंगे एन, पेंटेन, है ना, नियो पेंटेन। अगर कोई बॉन्ड यहाँ पर ओपन होता तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल किसी और पे जाके जुड़ता, तो हम उसको बोलते हैं नियो पेंटाइल, ठीक है। तो जो पहला वाला है वो नियो पेंटेन है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई बॉन्ड ओपन होता है तभी हमको वाई यूज करना होता है ना, जब कोई बॉन्ड ओपन होता है तभी, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई बॉन्ड ओपन नहीं है, तो ये नॉर्मल एल्केन है, तो इसलिए हम इसमें एन यूज करेंगे। सिमिलरली आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक बॉन्ड ओपन है ना, इसका मतलब डेफिनेटली इसमें जो सफिक्स यूज होगा वो यूज होगा वाई एल, ठीक है। बाकी सेकेंड लास्ट कार्बन पे आपको 2 मिथाइल दिख रहे हैं, इसका मतलब इसमें प्रीफिक्स यूज होगा नियो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपको 6 दिख रहे हैं, तो मतलब हेक्स, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है दिस विल बी नियो हेक्साइल, ठीक है। फिर अब ये वाला जो कंपाउंड है ना, इसमें क्लैशिंग हो जाएगी, है ना। क्लैशिंग कैसे हो जाएगी कि भैया आप यहाँ से अगर देख, मतलब ये जैसे आपकी चेन है, तो अगर आप इसको सेकेंड लास्ट कार्बन कंसीडर कर रहे हो तो इसमें एक ही मिथाइल है, मतलब ऑक्सो, ध्यान से सुनना। और इसको अगर आप सेकेंड लास्ट कार्बन कंसीडर कर रहे हो तो इसमें 2 मिथाइल है, नियो। तो एक ही मॉलिक्यूल में आइसो वाली सिचुएशन भी आ रही है, नियो वाली सिचुएशन भी आ रही है ना। ऑफ कोर्स दोनों नाम अपन एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसको एक्सेप्शन के तौर पे याद रखते हैं, है ना। इसको, इस मॉलिक्यूल का नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन, ठीक है। आप इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हो कि आइसो को नियो के ऊपर प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से नंबरिंग की गई है, तो इसको सेकेंड लास्ट कार्बन माना गया, तो सेकेंड लास्ट कार्बन पे सिंगल मिथाइल, तो फिर आइसो, ठीक है। सर एक डाउट। हाँ एक सेकेंड, और इसमें कोई भी बॉन्ड ओपन नहीं है, तो इसमें वाई एल नहीं आएगा सफिक्स में, एन आएगा। और टोटल 8 कार्बन है, 4 और 4 8, तो इसलिए ऑक्ट। हाँ संकेत अब बोलो।
सर जो नियो और आइसो वाले होते हैं वो सारे आइसोमर्स ही होंगे ना एक कंपाउंड के? हाँ बिल्कुल आइसोमर्स हो सकते हैं। आइसोमर्स का सिंपल सा मतलब ये होता है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर चेंज होते जा रहे हो तो मतलब कंपाउंड आइसोमर्स है। ठीक है, यस। ठीक है। तो अब आई होप सबको आइसो और नियो क्लियर हो गया होगा। बस ये एक्सेप्शन है तो इसको आप लोग ध्यान में रखना। एक्चुअल में एग्जैक्टली एक्सेप्शन इसलिए भी नहीं है, मतलब ये लॉजिकल इसलिए है क्योंकि अभी जब अपन आगे IUPAC के रूल्स पढ़ेंगे कि हम नेमिंग कैसे करते हैं, तो हम इसमें देखेंगे कि ये मेन चेंज जब हो जाएगी तो नंबरिंग हम लेफ्ट टू राइट करेंगे, है ना। मतलब अभी ये सीखोगे आप लोग आगे, तो जब हम नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे, है ना, उसका रूल ये रहता है कि हम नंबरिंग वहां से चालू करते हैं जहां से हमको ज्यादा ब्रांचेस पास में मिल रही हो। तो जब आप यहाँ से नंबरिंग चालू करोगे तो आपको पास में 2 ब्रांचेस मिलेंगी और दूर जाके 1 ब्रांच मिलेगी। जब आप यहाँ से नंबरिंग चालू करोगे तो पास में 1 ही ब्रांच मिलेगी और दूर जाके 2 ब्रांच मिलेगी। तो इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं। तो जब हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो देख के समझ में आ रहा है दिस इज द सेकेंड लास्ट कार्बन, तो इसलिए हम इसको आइसो ऑक्टेन इस टाइप से नाम दे देते हैं। ठीक है, तो मतलब थोड़ा थोड़ा लॉजिकल तो है वैसे, लेकिन एक्सेप्शन इसको इस सेंस में कहा जाता है कि भाई इसमें नियो की सिचुएशन भी आ रही है और आइसो की भी आ रही है। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको एक्सेप्शन के तौर पे याद रखना है। अब अपन अगला टॉपिक लिखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप ये जो शब्द है इससे हमारा पहली बार आमना सामना 10th क्लास में होता है, राइट। तो देखो फंक्शनल ग्रुप का सिंपल सा मतलब ये है, वैसा ग्रुप जो कंपाउंड की फंक्शनिंग को डिसाइड करे, फंक्शनल ग्रुप, है ना। बहुत सिंपल डेफिनेशन। any group which when attached to hydrocarbon chain, any group which when attached to hydrocarbon chain, जब किसी ग्रुप को हम हाइड्रोकार्बन चेन पे अटैच करते हैं तो वो ग्रुप उस कंपाउंड की फंक्शनिंग को चेंज कर दे या फंक्शनिंग को डिसाइड करे। विल चेंज, या फिर आप कह सकते हो डिसाइड द फंक्शनिंग ऑफ दैट कंपाउंड, है ना। सिंपल डेफिनेशन है, उस ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। फंक्शनल ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप जिसके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हो। ठीक है, अभी हम एग्जांपल से समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, जैसे मीथेन की हम बात करें, सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन मीथेन। मीथेन अपने आप में एक हाइड्रोकार्बन है। मीथेन इज अ नेचुरल गैस, है ना। सिलेंडर्स में LPG में यूज होती है। मीथेन इज अ फ्यूल, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें एक OH ग्रुप ऐड कर दो, हाइड्रोजन को हटा दो और एक OH ग्रुप ऐड कर दो, ठीक है, तो अब ये कंपाउंड बन गया मिथेनॉल, है ना। तो ये चला गया अब एल्कोहल्स की कैटेगरी में। ठीक है, तो एल्कोहल जो कंपाउंड है उनकी इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है एल्केन्स से, है ना। एल्कोहल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप जानते ही हो, ठीक है, बहुत प्रिवलेंट कंपाउंड है एल्कोहल, है ना। तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो पूरी तरह से कंपाउंड की फंक्शनिंग को चेंज कर दें। तो यहाँ पर OH इज अ फंक्शनल ग्रुप, है ना। दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। यस। तो कुल मिला के मतलब आसान भाषा में अगर समझना हो तो हाइड्रोजन कार्बन को छोड़ के जो भी अपन को आड़े टेढ़े एटम्स दिख रहे होंगे मॉलिक्यूल में वो सब फंक्शनल ग्रुप होंगे, है ना। तो अब हम आते हैं अपने मेन एरिया पे, जो इस चैप्टर का मेन कंसर्न है, नाम लिखना सीखना। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालो IUPAC nomenclature of alkane and cycloalkanes। तो फंक्शनल ग्रुप का डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे पूरा? फंक्शनल ग्रुप का क्या? पूरा नहीं लिखेंगे OH की जो वो अभी बाद में आए, जब अपन
जब अपन फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग पढ़ेंगे ना, तब अपन फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। अभी अपन फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग नहीं पढ़ रहे, अभी अपन नॉर्मल एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स, मतलब जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी नेमिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी अपने लिए मतलब थोड़े एक आध लेक्चर के लिए फंक्शनल ग्रुप अपने लिए काम का नहीं है। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन एंड साइक्लो एल्केन, ठीक है। तो एल्केन का मतलब होता है, अपन रिवाइज कर लेते हैं, है ना। एल्केन का मतलब होता है, एक सेकेंड, हाँ, एल्केन का मतलब होता है वैसे कंपाउंड्स जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 हो, ठीक है। इनकी नेमिंग अपन पढ़ रहे हैं। तो देखो, इसमें जो अपन को ऑर्डर फॉलो करना होता है वो ऑर्डर ये है। सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले लिखा जाता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है, प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी प्राइमरी सफिक्स, है ना, प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। एक एक टर्म का मतलब अभी अपन इन डिटेल में समझेंगे क्या होता है ना। तो अभी मैं ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ। किसी भी बड़े नाम को ये 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है ना। हर वर्ड का प्रीफिक्स होगा और सफिक्स होगा, है ना। प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, और सफिक्स मतलब एसयू मतलब सक्सेसर, है ना। पीआरई मतलब प्रेडिसेसर। तो वर्ड रूट के पहले प्रीफिक्सेस आते हैं, वर्ड रूट के बाद सफिक्सेस आते हैं, ठीक है। वर्ड रूट के जो जस्ट पास है वो प्राइमरी होता है, तो वर्ड रूट के पास वाला प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट के पास वाला सफिक्स प्राइमरी सफिक्स, और जो वर्ड रूट से दूर है या जो प्राइमरी के बाद है वो सेकेंडरी होता है। तो ये वाला सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये वाला सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि हम कैसे एक एक टर्म को निकालते हैं, ठीक है। ऑर्डर आपको समझ में आ गया, ऑर्डर आपको कैसे याद रखना है। सबसे पहले बीच में लिखना वर्ड रूट, प्रीफिक्सेस को लेफ्ट साइड में लिखना, सफिक्सेस को राइट साइड में लिखना, प्राइमरी को वर्ड रूट के पास लिखना और सेकेंडरी को वर्ड रूट के दूर लिखना, ठीक है। बहुत लॉजिकल ऑर्डर है ये। अब हम इसमें एक एक टर्म पकड़ के उनको समझना चालू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने फोकस अपना वर्ड रूट पे लेके आए थे, तो इसलिए हम पढ़ते भी सबसे पहले ऑर्डर में वर्ड रूट को है ना। तो देखो भाई, वर्ड रूट मतलब क्या होता है ना। वर्ड रूट में आप लिखो डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन, ठीक है। और मेन चेन का मतलब क्या है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन, ठीक है। अब इसको अपन समझते हैं इसका क्या मतलब है। ये लॉन्गेस्ट लिखा हुआ है जी, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन, ठीक है। तो नंबर की बात हो रही है, तो पहले अपन एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे, है ना। ऑल्दो ये आपने पहले भी बनाई हुई है। तो एक कॉलम में अपना आएगा नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिख लेना, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। और यहां पर आएगा उसका, उसके करस्पॉन्डिंग वर्ड रूट, ठीक है। तो बस अब आगे की कहानी तो आपको पता है। एक कार्बन अगर है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रो, ठीक है।
4 है तो ब्यूट, है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, ये टेबल जो है वो पूरी आपको दी हुई है शीट में। ये टेबल अगर पूरी आपको बनाना, वैसे जरूरत नहीं है पूरी बनाने की, लेकिन फिर भी अगर किसी को लग रहा है तो ये टेबल दी हुई है पेज 5 पे। है ना, शीट के पेज 5 पे ये टेबल दी हुई है, जहां पर आपको कितने 16 तक दिया हुआ है ना। 16 तक ऑलरेडी, ऑल्दो जरूरत नहीं पड़ती, 7-8 तक जनरली अपना काम हो जाता है। संकेत यार, अपन इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी केमिस्ट्री का सिलेबस वैसे ही थोड़ा पीछे चल रहा है। ठीक है, तो यहां से देखो, कार्बन में मेन चेन में कितने कार्बन है, उसके बेसिस पे आप वर्ड रूट असाइन करते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे जैसे हम इस कंपाउंड की बात करें, तो इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा। इस कंपाउंड का नाम मैं अभी लिख देता हूं, आप लोग नाम लिखने पे ज्यादा फोकस मत करना, क्योंकि अभी सारे रूल्स हमने पढ़े नहीं है। ये वाली जो ये हो जाएगी मेन चेन। ठीक है, तो अपन यहां से नंबरिंग चालू करेंगे, 1 2 3 4। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, है ना, सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ब्यूटेन। ठीक है, तो आप पूरे नाम पे मत फोकस करना अभी, अभी फिलहाल आपको फोकस करना है सिर्फ ब्यूट पे, है ना। तो सर हाँ, एक सेकेंड मैं स्टेटमेंट कंप्लीट कर दूं। मेन चेन में 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के करस्पॉन्डिंग वर्ड रूट क्या आना चाहिए, ब्यूट। तो ये देखो, ये यहाँ पर ये जो पूरा नाम है, इस पूरे नाम का वर्ड रूट जो है वो सिर्फ इतना सा है, ब्यूट। दिस इज द वर्ड रूट। आगे जो है वो सब प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस हैं, जिनको अपन आगे समझेंगे आगे के रूल्स में। हाँ बताओ। आइसोपेंटेन भी तो कहते हैं इसको। हाँ, इसको आप आइसोपेंटेन कह सकते हो, मतलब ऐसा है कि ये वाले जो नेम्स हैं, ये जो अपन ने यहाँ पे नेम्स पढ़े थे, ये कॉमन नेम्स है ना। इसको, ये जो आइसो है ये कॉमन नेम है, और ये जो नियो है ये भी कॉमन नेम है ना। ये IUPAC नेम्स नहीं है। ठीक है, लेकिन कॉमनली अपन इन यस नेम को भी कई बार यूज कर लेते हैं। तो इसको, अच्छा इसको लिख लो, अच्छा यहाँ पे ये वाला जो नाम है ये इसका IUPAC नेम है ना। और इसी के नीचे इसका कॉमन नेम लिख लेना। कॉमन नेम क्या लिखोगे, देखो सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल है, तो आइसो, और टोटल कितने कार्बन है, 5। तो आप इसको आइसोपेंटेन भी बोल सकते हो। तो इसी के नीचे लिख लेना आइसोपेंटेन कॉमन नेम। ठीक है, मेरे पास थोड़ी जगह की कमी है, आप इसके नीचे ही लिख लेना आइसोपेंटेन, और ब्रैकेट में लिख लेना कॉमन नेम। ठीक है, तो आई होप सबको वर्ड रूट क्लियर हो गया होगा, है ना। उसके बाद इसमें आता है प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, इसको आप ए पार्ट बोल लो, या इसको पहला पार्ट बोल लो। दिस इज फर्स्ट पार्ट, है ना, वर्ड रूट फर्स्ट पार्ट। अगली हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सफिक्स की, है ना, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, तो अब प्राइमरी सफिक्स जो है वो इसको कहा जाता है, पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद अपन लिखते हैं। ये जो एन है ये प्राइमरी सफिक्स है ना, वर्ड रूट के जस्ट पीछे जो लगता है वो प्राइमरी सफिक्स होता है। तो ये एन प्राइमरी सफिक्स है। तो प्राइमरी सफिक्स से अपन को क्या समझ में आता है कि मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन है कि नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड्स है तो एन, अगर कोई डबल बॉन्ड आता तो हम इन यूज करते, ट्रिपल बॉन्ड आता तो हम आइन यूज करते। ठीक है, तो
प्राइमरी सफिक्स अपन को क्या इंडिकेट करता है? अब लिखना चालू करो। इट इंडिकेट्स whether unsaturation is present in the compound or not, और अगर प्रेजेंट है तो कौन से टाइप का अनसैचुरेशन है, ठीक है, और नॉट। तो जैसे अगर इसमें भी आप टेबल बना सकते हो, जैसे कंपाउंड अगर फुली सैचुरेटेड है, मतलब उसमें सारे बॉन्ड्स सिंगल हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड अगर है, तो जो प्राइमरी सफिक्स होगा, है ना, वो हम एन यूज करेंगे, ठीक है। फिर अगर उसमें अनसैचुरेशन है, अगर कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, तो फिर इसमें हम दो कैटेगरीज की बात करते हैं, है ना। पहला, उसमें डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर उसमें ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, या फिर इसमें दो डबल बॉन्ड हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड्स हो सकते हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे इसमें दो डबल बॉन्ड हो या फिर दो ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर डबल बॉन्ड भी हो प्लस ट्रिपल बॉन्ड भी हो, है ना। इसके भी प्राइमरी सफिक्स भी बहुत ज्यादा लॉजिकल है। तो सिर्फ डबल बॉन्ड है तो आप इन यूज करोगे, है ना। सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड है तो आप आइन यूज करोगे। दो डबल बॉन्ड है तो फिर आप डाई इन यूज करोगे, है ना। दो डबल बॉन्ड है तो आप डाई इन यूज करोगे, है ना। डाई मतलब होता है टू, ठीक है। दो ट्रिपल बॉन्ड है तो आप डाई आइन यूज करोगे, ठीक है। और एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो आप डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज करोगे, ठीक है। तो इस तरह से इसके नाम आ जाते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्का डाइइन, एल्का डाइआइन और एल्कीनाइन। तो जो जो कंप्लीट नेम है ना, मतलब इसको अपन क्या कहेंगे, जनरल नेम। ऐसे कंपाउंड का जो जनरल नेम होगा, है ना, इन सब में आप एल की एल के ऐड कर देना। तो एल्केन, ठीक है, सिमिलरली एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, सब में ए एल के ऐड कर देना, तो आपका जनरल नेम आ जाएगा, ठीक है। ए एल के आपको सब में ऐड करना है नीचे तक, ठीक है। तो समझ में आ गया है, पूरा जनरल नेम सबका लिखने की जरूरत नहीं है। सर डाइइन का कैसे लिखेंगे? ड्राइन का ए अल्का डाइन बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एल्का डाइइन, ठीक है। तो बस आपको ए एल के लगाना है ना। और अगर आपको पूरा देखना है तो ये भी शीट में दिया हुआ है, उसमें से देख के इसको कंप्लीट कर लेना, है ना। नहीं तो इतना भी सर लिख के छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। हाँ बताओ। सर ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए यूज नहीं करते? जैसे कि डाइएन, नहीं, सैचुरेटेड कंपाउंड देखो, मल्टीपल बॉन्ड्स जनरली मॉलिक्यूल में कम होते हैं, सिंगल बॉन्ड ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने जनरलाइज करके रखा है कि अगर सारे सिंगल बॉन्ड्स है तो कंपाउंड फुली सैचुरेटेड है, तो उसके लिए एन यूज करो, है ना। सिंपली एन यूज करो ना, उससे अपन को समझ में आ ही जाएगा कि सारे बॉन्ड सिंगल है। क्योंकि अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते तो उसके लिए अपन ने दूसरा नाम यूज किया होता।
सर लेकिन बिना इसका स्ट्रक्चर बनाए सर अपन को समझ में नहीं आएगा ना सर, डाइईन में कितने वो हैं सिंगल बॉन्ड। आ जाएगा यार, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सर कैसे? कैसे नहीं, जैसे मान लो ये कंपाउंड है ना, ये मैंने कोई रैंडम कंपाउंड बना दिया, ठीक है। एक ये डाइईन की तुम बात कर रहे हो ना, ये लो एक डबल बॉन्ड यहाँ चिपका दिया, एक यहाँ चिपका दिया, हो गया। यस सर। अब बाकी तो तुम हाइड्रोजन अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो ना। यस सर। तो बस अपन एग्जैक्ट काउंटिंग बता सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में कितने सिंगल बॉन्ड होंगे, कितने डबल बॉन्ड होंगे, कितने एटम्स होंगे किस टाइप के, हर चीज बता सकते हैं अपन। सर दोनों डबल बॉन्ड एक साथ हो जाए तो कोई मतलब वो तो नहीं होगा दोनों नाम में डबल चेंज? एक साथ मतलब जैसे एक कार्बन, 3 कार्बन है और दोनों में डबल बॉन्ड है, मतलब पहले वाले में डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है। हाँ तो ये डाइईन है ना, क्या दिक्कत है, अच्छा दो सर, डबल बस बॉन्ड है नंबरिंग में वो आ जाएगा। समझ गया सर। हाँ, अभी अपन आईयूपीएसी नेमिंग नाम लिखना और सीखेंगे ना जब, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी तो बस यस अपन सर। अभी तो बस अपन एल्केन्स की नाम लिखना सीख रहे हैं, बाद में फिर अपन एल्कीन एल्काइन सबका नाम लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप प्राइमरी सफिक्स सबको क्लियर हो गया होगा। तो इस कंपाउंड में 2 मिथाइल ब्यूटेन में जो ये था एन, ये क्या था, प्राइमरी सफिक्स जो वर्ड रूट के जस्ट बाद लगा है, ठीक है। अब अपन आते हैं अगले पे, तो अगला है सेकेंडरी सफिक्स, है ना। सेकेंडरी सफिक्स थोड़ा सा टफ भी होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है और मेन भी होता है। मेन चीज होती है ये सेकेंडरी सफिक्स। एक मिनट रुको, ये अपना हो जाएगा थर्ड, है ना। नाम का सबसे जो लास्ट पार्ट है उसकी चर्चा अभी अपन लोग कर रहे हैं, सेकेंडरी सफिक्स, राइट। तो भैया सेकेंडरी सफिक्स देखो, सेकेंडरी सफिक्स का जो यूज है वो मेनली फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए है ना। तो इट इंडिकेट्स प्रिंसिपल या फिर मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो देखो, अब बात एक्चुअली ये होती है कि एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मैं एक रैंडम मॉलिक्यूल बनाता हूं, जैसे ये, ठीक है। यहाँ पर ये है एक फंक्शनल ग्रुप, ये एक फंक्शनल ग्रुप आ गया, है ना। ये कीटोन दूसरा फंक्शनल ग्रुप जनरेट कर दिया, ये अल्कोहल तीसरा फंक्शनल ग्रुप जनरेट कर दिया। तो एक ही मॉलिक्यूल में मल्टीपल टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं। तो जो सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी सफिक्स सिर्फ उसको इंडिकेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की बात छिड़ गई है, तो और मेन बात भी यूज हो रही है कि मेन फंक्शनल ग्रुप, तो फिर अब नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि भाई हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप मेन है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अब अपन लिखेंगे ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, जिसका एक रफ आइडिया आपको 10th क्लास में है। मतलब ये पूरा अपन लिखेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत बड़ी टेबल है, मैं आपके साथ शीट शेयर कर रहा हूँ, है ना। उसमें आप लोग देख लो और फिर आप लोग उसको चाहो तो लिख लेना कॉपी में बाद में। ये है अपना, एक सेकेंड, ये देखो ये है अपना सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो ये वाली जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना। इस चैप्टर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर कोई है तो वो ये टेबल है ना। ये टेबल आपको याद करनी है, क्योंकि ये टेबल अगर आपको याद नहीं होगी तो आप सही नाम नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इसमें सारे फंक्शनल ग्रुप्स और उनको नाम कैसे करना है वो दिया हुआ है, ठीक है। सर हाँ डाउट। बताओ।
सर ये कैसे डिसाइड किया कि मतलब ये हायर डिग्री का है, मतलब ये अगर जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया और कीटोन आ गया, मतलब ऐसे सल्फोनिक एसिड कोई सा भी आ गया, ऐसे डिसाइड तो कर दिया, ये मतलब मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे ही उन्होंने ऑर्डर बना दिया। ठीक है भाई, कुछ तो रूल बनाना था ना, नहीं तो लोग तो फिर अपने हिसाब से कुछ भी नेमिंग दे देंगे। तो लोग अपने हिसाब से कुछ भी ना करने लगे, उसके लिए आईयूपीएसी ने ये जनरलाइज कर दिया कि भाई आपको तो सीनियरिटी ग्रुप्स की इसी ऑर्डर में फॉलो करना है। सर आर क्या है? हाँ मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ टेबल को। टेबल सबको दिख रही है ना? तो देखो यस सर। यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स एक एक करके दिए हुए हैं। जैसे ये पहला है RCOOH। आर जब भी यूज होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसका मतलब होगा हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन चेन जिसमें कि कितने भी कार्बन एटम्स और कितने भी हाइड्रोजन एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, अब उस हाइड्रोकार्बन चेन का जो एक बॉन्ड ओपन है उससे COOH ग्रुप कनेक्ट हो गया, तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है ना? तो पहले मैं पहला कॉलम अच्छे से नरेट कर दे रहा हूँ। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, नाम यहाँ पे दिया हुआ है, सल्फोनिक एसिड बोलते हैं इसे। ये एनहाइड्राइड है। ठीक है, एनहाइड्राइड का नाम अगर आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर याद रखने में दिक्कत हो तो इसका कॉपी में लिख लो। कीटोन जैसा दिख रहा है वो। हाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको नोट कर लेना कॉपी में, है ना? यहाँ पर हम थोड़ा सा एनहाइड्राइड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एनहाइड्राइड है ना, इसके लिए आप लोग जगह छोड़ देना, टेबल आप लोग बना लेना उसमें से, शीट में से, है ना? टेबल के लिए जगह छोड़ देना, एक आध पेज। तो देखो एनहाइड्राइड ध्यान से समझना, इससे याद रह जाएगा। एनहाइड्राइड जो है वो इस तरह से शीट में रिप्रेजेंट किया गया है, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, तो R तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, R हाइड्रोकार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है। और देखो एनहाइड्राइड को आप कैसे याद रख सकते हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, इसको आप ब्रेक करो बीच में से। ठीक है, ध्यान से देखना, ये मैंने इसका बीच में एक बॉन्ड ब्रेक किया। ठीक है, और मैंने यहाँ पर जोड़ा H+, और मैंने यहाँ पर जोड़ा OH-। मतलब मैंने क्या किया, मैंने जहां से ब्रेक किया ऑक्सीजन पे मैंने H+ जोड़ दिया, और OH- को मैंने कार्बन पे जोड़ दिया। ठीक है, तो इससे जो स्ट्रक्चर जनरेट होगा उसको फिर से मैं लिखता हूं, R, एक सेकेंड, पहले लेफ्ट वाला पोर्शन लिख रहा हूं मैं, RCO, और क्योंकि H+ इससे कंबाइन हो चुका है तो ये बन जाएगा OH। ठीक है, बॉन्ड बीच में से ब्रेक हो चुका है, तो जो राइट वाला पार्ट है मॉलिक्यूल का वो अलग हो जाएगा, वो एक सेपरेट मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेगा। तो R, है ना, C डबल बॉन्ड O, और ये वाला जो OH है ये ऐसे जुड़ जाएगा OH। ठीक है, तो अब अगर आप इसको देखो तो दिस इज RCOH। अब मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ जैसे हमेशा लिखा जाता है इसको। ये क्या है, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है, RCOOH। मतलब मॉलिक्यूल सेम है, इसको उल्टा करके बनाया हुआ है। ठीक है, तो दोनों मॉलिक्यूल सेम है ना? इसका क्या मतलब हुआ, अब ध्यान से सुनना, एनहाइड्राइड को कैसे याद रखा जाता है कि आप दो वाटर मॉलिक्यूल्स को अब अपन उल्टी प्रोसेस कर रहे हैं, है ना? क्या कर रहे हैं अपन, हम दो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके और उसमें से वाटर को हटा देंगे, तो जो मॉलिक्यूल जनरेट होगा उसको एनहाइड्राइड कहा जाता है। एन मतलब होता है, हाइड्राइड मतलब होता है वाटर, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्राइड मतलब वाटर, एनहाइड्राइड मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेना, एन मतलब रिमूवल
और हाइड्राइड मतलब वाटर। सर ये एनहाइड्रस से कुछ मिला है क्या? हाँ, एनहाइड्रस का मतलब यही होता है, जब अपन ने वाटर हटा दिया किसी से तो वो एनहाइड्रस हो गया। बिल्कुल सही कहा तुमने, अच्छा रिलेशन था ये, है ना। एनहाइड्रस आप लोगों ने सुना होगा, तो एनहाइड्रस मतलब डेफिशिएंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब देखो हम इसको याद कैसे रखते हैं। ये जो हमने प्रोसेस लिखी, आप इसी को रिवर्स डायरेक्शन में चलाओ। ठीक है, तो रिवर्स डायरेक्शन में चलाओ, इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखना। आप दो दो एसिड के मॉलिक्यूल्स को आमने सामने रखो, है ना, एक को सीधा रखो, दूसरे को उल्टा रखो। ठीक है, आपको वाटर हटाना है तो एक से H हटा दो और दूसरे से OH हटा दो, है ना, इनको हटा दो, और जो बच गया उनको आपस में चिपका दो या जोड़ दो। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूल जनरेट होगा वो क्या होगा, उसको बना लो, ये बन जाएगा आपका एनहाइड्राइड। ठीक है, तो सिंपल है, एक लाइन में हम इसको कैसे याद रखेंगे। दो एसिड मॉलिक्यूल में से आप वाटर हटाते हो तो एनहाइड्राइड का एक मॉलिक्यूल जनरेट होता है। ठीक है, तो अब मैं ये लाइन लिख देता हूँ, है ना, इसको आप एनहाइड्राइड को ऐसे ही याद रखना, तो कभी स्ट्रक्चर बनाने में कंफ्यूजन नहीं होगा। वन वाटर मॉलिक्यूल is one water is removed from two carboxylic acid molecules to form एनहाइड्राइड। ठीक है, जो अभी अपन ने जितना भी डिस्कशन किया ये उसका कंक्लूजन है। तो आई होप अब सबको एनहाइड्राइड हमेशा याद रहेगा और इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा समझने में और स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है, तो हम वापस आए अपनी टेबल पे। तो चलो, ये हो गया अपना एनहाइड्राइड, ये हमको समझ में आ गया। फिर ये होता है ईस्टर, है ना, RC डबल बॉन्ड O OR डैश। तो इसको आपको कैसे याद रखना है, इसको भी अपन लिख लेते हैं। ठीक है, ये टेबल के हिसाब से थर्ड पॉइंट था, है ना, एनहाइड्राइड जो है वो टेबल के हिसाब से थर्ड नंबर पे था, इसलिए मैं थर्ड नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे। और ईस्टर जो है वो टेबल के हिसाब से फोर्थ नंबर पे है ना, ईस्टर जो है वो टेबल के हिसाब से फोर्थ नंबर में है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फोर्थ नंबर लिखा हुआ है। तो ईस्टर के लिए मेरे को वो इक्वेशन याद है, मतलब आप लोगों को भी याद होगी। ईस्टर कैसे फॉर्म होता है, एसिड को जब आप एल्कोहल से रिएक्ट करते हो तो ईस्टर फॉर्म होता है ना। तो एसिड का फॉर्मूला हमें याद है, एसिड रिएक्ट्स विद एल्कोहल टू फॉर्म ईस्टर एंड हाइड्रोजन, है ना। तो एसिड एल्कोहल से अगर रिएक्ट कर रहा है, एल्कोहल मतलब ये होता है OH और एसिड मतलब होता है RCOOH। ठीक है, तो इससे क्या जनरेट होगा, ईस्टर, है ना। तो ईस्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी मैं मैकेनिज्म भी बताता हूँ उसका कैसे ये हुआ। RC डबल बॉन्ड O OR डैश, ये वाटर होता है ना, ईस्टर प्लस वाटर। ठीक है, तो जैसे आपको अगर ये याद है ना, ये आपको जैसे अगर याद है ये मैकेनिज्म जो अपन ने 10th में पढ़ा था, एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करके ईस्टर और वाटर जनरेट करता है। अब आपको एसिड का भी फॉर्मूला याद होगा, अल्कोहल का भी याद होगा, तो बस इसमें भी वही करना है। देखो क्या करना है, आपको एक वाटर का मॉलिक्यूल हटाना है, थोड़ा थोड़ा वैसे ही है जैसा एनहाइड्राइड का था, एक वाटर का मॉलिक्यूल आपको हटाना है। तो आप एक से हाइड्रोजन, है ना, एक से आप हाइड्रोजन को हटा दो और दूसरे से आप OH को हटा दो, और जो बचा हुआ है उनको जोड़ दो। जैसे वाटर क्यों हटाना है सर इसमें? हाँ, क्योंकि वाटर रिमूव हो रहा है ना, ये रिएक्शन देखो, वाटर रिमूव होता है इस रिएक्शन, तो वाटर को ही हटाएंगे अपन, है ना। तो बस ये H और OH हटाओगे तो अपना क्या बन जाएगा, RCOOR। ये देख लो, RCOOR,
है ना। तो आप इस तरह से ईस्टर को याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लो, यहाँ पे लिख लो वाटर हैज टू बी रिमूव्ड, है ना। वाटर हैज टू बी रिमूव्ड, ठीक है। और ये कैसे पता चला अपन को कि वाटर हटाना जरूरी है, क्योंकि हमको ये रिएक्शन याद है, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से ईस्टर का फॉर्मूला लिख लेंगे। फिर वाटर निकलता है शायद, हाँ अश्विन वाटर अपन ने निकाल दिया। अच्छा तुमने वो पहले लिखा होगा मैसेज, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके बाद ये जो आगे के हैं, है ना, ये तो अब आपको याद रखना पड़ेगा। इसको कार्बोनिल हैलाइड बोलते हैं, है ना। एक्स जहां पर भी आता है केमिस्ट्री में उसका मतलब हेलोजन होता है। तो और सी डबल बॉन्डो जहां भी आता है, सी डबल बॉन्डो का मतलब कार्बोनिल होता है ना। सी डबल बॉन्डो मतलब कार्बोनिल। तो इस कंपाउंड को कार्बोनिल हैलाइड बोलते हैं, इस कंपाउंड को अमाइड बोलते हैं। सी डबल बॉन्डो के बगल में जब NH2 आए तो इसको अमाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, है ना। ये नाम यहाँ लिखा हुआ है बाजू में, अमाइड। इसको साइनाइड, साइनाइड नाम आप लोगों ने सुना होगा, CN। इसको साइनाइड या फिर नाइट्राइल दोनों नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये तो फिर अपन को पता ही है, CHO एल्डिहाइड, है ना। ये अपन ने 10th में पढ़ा है, CHO एल्डिहाइड। CO कीटोन, OH एल्कोहल, SH को थियोल बोलते हैं ना, थियोल। और NH2 को अमीन बोलते हैं। तो सबके आगे एल्केन ही आएगा वो। हाँ क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है ना, तो हाइड्रोकार्बन का नाम तो अपन एल्केन ही बताएंगे। जैसे CH3OH को अपन क्या बोलते हैं, मीथेनॉल, एल्केनॉल, मीथेनॉल। समझ रहे हो संकेत? मतलब वो मतलब सैचुरेटेड के लिए होगा ना ये वाला। एल्केन, हाँ हाँ बिल्कुल हाँ सैचुरेटेड के लिए होगा, ठीक है। तो अगर R में कहीं पर अनसैचुरेशन आता है तो उसमें उसको अपन नेम में इंडिकेट करेंगे। मतलब वो अभी आगे का टॉपिक है, उसको अपन यहाँ पे नहीं डिस्कस करते, अभी अपना फोकस फंक्शनल ग्रुप सीखने पर है, ठीक है। तो देखो यस। जो जो कॉमन है वो मैं बता देता हूँ। NH2 में अमीन आ रहा है, इसको थोड़ा ध्यान देना है। NH2 में अमीन आ रहा है और NH2 के आगे अगर आपने CO लगा दिया तो वो अमीन से अमाइड हो गया, ठीक है। ये एक चीज कॉमन है, तो इन दोनों को आप एक साथ याद रख सकते हो। तो ये चलो अपन ने यहाँ पे पहला कॉलम समझ लिया है ना, कि कौन कौन से टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। हाँ बोलो। सर ईस्टर के फॉर्मूला में हम RCOO OR डैश, तो सर R डैश क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो डैश। मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर तो वैसे R ही लिखा हुआ है ना, यहाँ पर तो R डैश नहीं लिखा हुआ। R डैश एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है, R और R डैश का ये मतलब होता है कि जैसे अगर आप एक साइड R यूज कर रहे हो और दूसरे साइड भी R यूज कर रहे हो, इसका मतलब ये जो दोनों R ग्रुप हैं या ये जो दोनों हाइड्रोकार्बन चेन है, ये दोनों सेम है। मतलब अगर यहाँ पर प्रोपाइल है तो यहाँ पर भी प्रोपाइल है, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रोपाइल है और यहाँ पर आप कोई दूसरी हाइड्रोकार्बन चेन फॉर एग्जांपल पेंटाइल यूज कर रहे हो, तो फिर अपन उसको R नहीं बोल सकते क्योंकि R तो प्रोपाइल है, तो फिर अपन उसको R डैश बोल देते हैं, ओके सर। ठीक है। तो वो तो कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो सिंपल सी चीज है। अभी अपन जब नाम लिखना सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये जो टेबल है इसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये सीनियोरिटी के ऑर्डर में लिखे हुए हैं, है ना। कहने का मतलब क्या, कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें ये भी है, मतलब उसमें एसिड भी है, उसमें ईस्टर भी है और उसमें एनहाइड्राइड भी है, तीनों अगर एक साथ आ रहे हैं तो हम एसिड को सीनियर मोस्ट मानते हुए जो सेकेंडरी सफिक्स है वो हम एसिड का यूज करेंगे, ठीक है। और जो बाकी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनका हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। प्रीफिक्स अभी अपने इंटरेस्ट में नहीं है फिलहाल, ठीक है। अभी कंक्लूजन क्या है कि इस टेबल में जो भी सबसे ऊपर आ रहा है वो अगर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो आप उसका सफिक्स यूज करोगे, सेकेंडरी सफिक्स। तो
जैसा कि अपन ने कॉपी में लिखा भी था, है ना, जो सेकेंडरी सफिक्स है उसका सिर्फ काम क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करना। बाकी सॉरी, फंक्शनल ग्रुप नहीं, मेन फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करना। बाकी फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंडरी सफिक्स की नहीं होती है। ठीक है, वो जिसकी होती है उसकी बात अपन बाद में करेंगे। तो अभी अपन ने टेबल का पहला कॉलम देख लिया है ना। बाकी टेबल को अपन दोबारा रीस्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। अब आप लोग डीपीपी के डाउट्स डिस्कस कर लो, है ना। ये रही डीपीपी। हाँ भाई, डीपीपी में बताओ क्या किस किस को डाउट है। हाँ बताओ कौन सा। सेकंड 16 सर, सेकंड सेकंड। अच्छा सेकंड वाला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। एक सेकंड। हाँ भाई, इसमें क्या डाउट है, किसको, पाखी को डाउट है क्या। यस सर। हाँ पाखी बताओ इसमें क्या डाउट है। क्वेश्चन तो सिंपल ही है वैसे। सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ये वाला समझ में नहीं आ रहा था। देखो, तो क्वेश्चन बेसिकली गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना कि करेक्ट और इनकरेक्ट वर्ड पे क्वेश्चन में हमेशा फोकस किया करो, है ना। कई बार स्टूडेंट से टेस्ट में जल्दी जल्दी में गलत आंसर मार्क हो जाते हैं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि करेक्ट आंसर्स बताने हैं जबकि बताने इनकरेक्ट होते हैं। तो जब भी इनकरेक्ट वर्ड आए ना क्वेश्चन में, तो हमेशा उसको हाईलाइट कर लिया करो पहले ही। मतलब ये एक सजेशन है जो तुम्हें कई बार काम में आएगा, तुम्हारी सिली मिस्टेक नहीं होगी। आदित्य क्या कह रहा है कि एक बार स्टार्टिंग से पेज टर्न कर दीजिए। आदित्य तुम लेक्चर में देख लेना, रिकॉर्डेड तो है ना, तो उसमें देख लेना आराम से। which of the following is incorrect about a sample of 11.2 liter CH4 gas at STP। तो देखो, बाकी जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम होता है। एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है ना। तो मोलर वॉल्यूम एसटीपी पे कितनी होती है, 22.4 लीटर। और गिवन वॉल्यूम कितनी है अपन को, 11.2 लीटर। तो इससे आपके मोल आ गए हाफ, 0.5 मोल, है ना। तो बेसिकली जो अपन को सैंपल दिया हुआ है उसमें मीथेन के आधा मोल सैंपल है वो। ठीक है, तो बस अब ऑप्शन चेक कर लो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल आर, तो दिस इज Na/2, है ना। Na होता है 6.02 इंटू 10⁻23, तो ये Na/2 लिखा हुआ है। हाफ मोल में Yes, sir. इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वेट ऑफ 11.2 लीटर्स ऑफ CH4 गैस, है ना। वही मतलब हाफ मोल का ये वेट पूछ रहा है। तो 1 मोल का वेट कितना होता है, मोलर वेट या मोलर मास, 12 + 4 16। तो हाफ मोल का कितना होगा, 8 ग्राम। ठीक है, Yes. तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स इन द सैंपल, है ना। तो देखो, जो सी पार्ट है इसमें हो सकता है डाउट ज़्यादा हो, मतलब ए बी की तुलना में। तो देखो, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है पहले तो आप वो काउंट कर लो। कितने एटम है टोटल, एक कार्बन का और 4 हाइड्रोजन का, मतलब एक मॉलिक्यूल में 5 एटम्स हैं। तो भैया जितने जितने मोल मॉलिक्यूल्स होंगे उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो उतने मोल एटम्स हो जाएंगे। मतलब हम मॉलिक्यूल और एटम में क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, या ऐसे लिख लो, मोल्स ऑफ CH4, मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू, मतलब 5 इंटू मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एटम्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है बाकी। Yes. ठीक है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है ना, तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे एटम्स उसके 5 टाइम्स होंगे।
ठीक है, इसको अपन ने लेक्चर में लिखा भी था, एटम और मॉलिक्यूल में रिलेशन, सबस्क्रिप्ट का अपन यूज करते हैं। तो सबस्क्रिप्ट कितने आ रहे एटम्स के, 4 + 1 5, तो 5 से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर। तो जो मोल्स ऑफ एटम्स है वो आ जाएंगे 0.5 × 5, है ना, 0.5 × 5 मतलब कितना, 2.5 मोल्स। तो 2.5 मोल्स के करस्पॉन्डिंग आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेना एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सारे ऑप्शन चेक हो जाएंगे, कैलकुलेट करके देख लेना, फिर कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लेना। ठीक है, यस सर। और बताओ। सर फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन, मतलब ए ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट देख लेते हैं ना। यस सर। तो जिसको ए पार्ट के अलावा भी डाउट हो वो भी पूछ बी लेना। में भी डाउट, बी। हाँ, बी भी देख लेते हैं। कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट व्हेन दे कोलाइड विथ अ मेटल ऑब्जेक्ट। ये तो यार थोड़ा मतलब फिजिक्स के टाइप का क्वेश्चन हो गया। फिजिक्स में ऐसा कहा जाता है कि कोलिजन से हीट जनरेट होती है ना। जब आप वो वाला चैप्टर पढ़ोगे यार, कौन सा होता है फिजिक्स में, जिसमें सेंटर ऑफ मास होता है शायद, जिसमें कोलिजन की बात करते हैं, उसमें हीट बताते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड होते हैं या दो मैटर जब कोलाइड होते हैं तो उससे हीट जनरेट होती है। तो कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और वो किसी दूसरे मेटल ऑब्जेक्ट मतलब किसी दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करेगा तो वो हीट को जनरेट करेगा। मतलब ये थोड़ा जनरल टाइप का सर क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर, लेकिन उसका मास 0 कंसीडर किया जाता है ना इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास 0 कंसीडर नहीं किया जाता, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामने 0 कंसीडर किया जाता है। मतलब फर्क है दोनों स्टेटमेंट में। यस सर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास बी एब्सोल्युटली 0 नहीं होता, में डाउट। वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के रिलेटिव में 0 मान लिया जाता है। ए स्टेटमेंट में किसी और को कोई डाउट तो नहीं है? बी, हाँ बी में पूछना था क्या? यस सर, सर पर सही लग रहा है बी वाला। क्या कह रहे हो? सेकंड? अच्छा सॉरी, नहीं आ गया। फोर्थ क्वेश्चन देख लो, जिसके किसी और पार्ट में कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन, यस सर। फिफ्थ क्वेश्चन कौन से ऑप्शन में? सर ए में। पहले ए A। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है कि ऑर्थोसिलिकेट आयन, है ना, एक गंदा सा फॉर्मूला दिया हुआ है, फिर इसमें गंदे गंदे नाम और गंदा गंदा फॉर्मूला दिया हुआ है, कुल मिला के ऐसा है ना। मतलब क्वेश्चन को टफ करने के लिए, क्वेश्चन एक्चुअली इतना टफ है नहीं, डराने के लिए ये सब ऐसे दिया हुआ है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है, आप तो इस वर्ड पे फोकस करो। अपन को क्या पता है भाई, अपन को तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब पता है कि जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बात खत्म। ठीक है, तो अब अपन को चेक करना है, तो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कैलकुलेट कर लो, इसमें कैलकुलेट कर लो और चेक कर लो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखो, 4 ऑक्सीजन इसमें भी है और 4 ऑक्सीजन इसमें भी है, तो इन दोनों में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। तो बेसिकली आपको चेक क्या करना है, अगर आपको सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर याद है तो उससे आपको सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देना क्योंकि 4 माइनस चार्ज है ना। सिमिलरली क्लोरीन का अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स पता है आपको, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देना, फिर देख लेना कि टोटल नंबर सेम आ रहा है कि नहीं। कर लोगे Yes, क्या? कोई डाउट तो नहीं है ए ऑप्शन में? No, sir. ठीक है, और बताओ। क्वेश्चन इसलिए मैंने हमेशा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्विंग में, क्वेश्चन को हमेशा एक न्यूट्रल अप्रोच से देखा करो, है ना। न्यूट्रल अप्रोच का मतलब क्या है कि जो चीज आपको नहीं पता उस पर मत ध्यान दो, पहले आप अपना ध्यान उस पर लगाओ जो आपको पता है पहले से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार ऐसे वर्ड्स यूज होंगे जो आपको बहुत टफ लगेंगे, तो ये मान के चलो कि वो टफ वर्ड्स आपको डराने के लिए डेलिबरेटली डाले गए हैं, है ना। इस एटीट्यूड से अगर क्वेश्चन करोगे तो काफी क्वेश्चन नहीं अटकेंगे। और बताओ फिफ्थ क्वेश्चन में। सर सिक्स्थ में थोड़ा सा डाउट था। फिफ्थ के किसी पार्ट में डाउट नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे, तो सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ बाकी बताओ सिक्स्थ में क्या डाउट है? सर इसके लास्ट में कुछ समझ नहीं आया। ये रिपोर्ट योर आंसर। यस सर। अरे जो भी तुम्हारा आंसर आया ना तो उसको 10 to the power 10 से मल्टीप्लाई करके आंसर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आंसर सॉल्व करके अगर आया
x इंटू 10⁻⁻10 है ना, कैलकुलेट करके आपकी वैल्यू आई x इंटू 10⁻⁻10। तो उस वैल्यू को 10⁻10 से मल्टीप्लाई करो, फिर आंसर दो। तो जब 10⁻10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या बचेगा, x। सर ठीक है, बेटा ऐसा करना क्यों है? ऐसा करना इसलिए होता है क्योंकि, एक सेकेंड, इंटीजर में हाँ सर हाँ शायद हाँ मैं बता रहा हूँ, इंटीजर में आंसर चाहिए। हाँ इंटीजर में आंसर चाहिए होता है ना, तो जैसे आंसर अगर कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है तो इस तरह से वो उसको सिंप्लीफाई करवाने की कोशिश करते हैं ताकि आंसर इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, यस। और कोई डाउट तो नहीं है इसमें, मतलब कोई केमिस्ट्री रिलेटेड डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो ठीक है, और बताओ 6 के बाद। सर एक फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा था क्या है, थोड़ी डर रहा हूँ। यस सर, ये वाला। ये वाला मतलब कौन, 7? नहीं सर, वो नीचे जो नीचे है ना फॉर्मूला कि है कैम इन्फो में। कैम इन्फो के अंदर। कैम इन्फो, अच्छा है। अरे भाई इस तरह के क्वेश्चन करने की आदत डालो, एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसे कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा बड़ा सा और बस उसके आंसर्स अपन को बताने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब धीरे धीरे आदत डालो, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आदत डल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिंपल क्वेश्चन है ये, मैं बताता हूँ उसको। पहले तो आप इसमें एक बार अपन को क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जनरली जो कॉम्प्रिहेंशन है वो अपने सिलेबस का रहता है ना। अब यहाँ पर ये जो कॉम्प्रिहेंशन है ये अपने सिलेबस का नहीं है, मतलब ऐसा कुछ अपन ने सिलेबस में नहीं पढ़ा। तो अब इन क्वेश्चंस करने के लिए अपन को एक बार कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा करो। तो पहले क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो क्वेश्चन कह रहा है, इन रदरफोर्ड फॉर्मूला द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स शोइंग स्कैटरिंग इज मिनिमम व्हेन थीटा इज। तो अल्फा पार्टिकल्स सबसे कम स्कैटर हो रहे हो उस टाइम पे क्या थीटा होगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है। तो अब ये तो अपन को पता नहीं कि अपन कैसे ये बताएं, है ना। तो इसके लिए अपन इसका हेल्प लेते हैं इक्वेशन का। तो देखो अब अपन इक्वेशन पे वापस आए, इक्वेशन अपन ने एक बार देखी, क्योंकि बेसिकली हमको कैपिटल एन और थीटा में रिलेशन देखना है। ठीक है, तो एक बार सारे टर्म्स का मतलब देख लेते हैं क्या क्या है। देखो, फॉर अ डिटेक्टर एट अ स्पेसिफिक एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट बीम, है ना, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। आप थोड़ा सा इंग्लिश टाइप का क्वेश्चन मान सकते हो, जैसे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आता है ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो फॉर अ डिटेक्टर एट अ स्पेसिफिक एंगल, देखो डिटेक्टर की बात हो रही है, तो एक डिटेक्टर रखा हुआ होगा एट अ स्पेसिफिक एंगल। एंगल कहाँ से अपन को लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट बीम। ठीक है, अब मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। ये क्वेश्चन है 8, है ना। ये है क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन ऐसा कुछ कह रहा है कि जैसे ये जैसे अपना न्यूक्लियस है ना, ध्यान से देखना। तो अब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में कुछ पार्टिकल तो सीधे निकल जाते हैं, कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट करते हैं, कुछ थोड़े ज़्यादा डिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से डायग्राम होता है। तो भाई अब कितने अल्फा पार्टिकल कहाँ पे स्ट्राइक किए उसके लिए एक डिटेक्टर लगाया हुआ होगा इन्होंने इस तरह से। ठीक है, तो जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो ऐसे पॉइंट दिखेगा, ये जब यहाँ पे करेगा तो पॉइंट दिखेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कुछ कह रहा है। आगे पढ़ते हैं। तो देखो तो डिटेक्टर का एंगल क्या है, फॉर अ डिटेक्टर एट अ स्पेसिफिक एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट बीम। ठीक है, इंसिडेंट बीम से एक पर्टिकुलर एंगल की बात हो रही है ना। तो जैसे मान लो फॉर इंस्टेंस, जैसे इंसिडेंट बीम जैसे अपन इसको मान ले, है ना। एक सेकेंड रुको, मैं नई बीम बना देता हूँ। जैसे ये इस पे आई, ये इंसिडेंट बीम हुई, है ना, और ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो जो थीटा एंगल की वो बात कर रहा है वो इंसिडेंट बीम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है ना, मतलब ये वाला एंगल होगा थीटा, दिस एंगल इज थीटा। इसी को बोलेंगे अपन थीटा, क्वेश्चन पढ़ के तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। जहां पे डाउट हो आप पूछ लेना, ठीक है, रोक देना मुझे। तो क्वेश्चन आगे कहता है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स
पर यूनिट एरिया स्ट्राइकिंग द डिटेक्टर, है ना, डिटेक्टर पे जो पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे हैं एक यूनिट एरिया में, उसको इन्होंने एन थीटा बोला गया है ना। एन थीटा का मतलब क्या है कि थीटा एंगल पे एन मतलब कितने पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे हैं, एन थीटा। ठीक है, तो इन्होंने एन थीटा की अब एक मैथमेटिकल इक्वेशन बता दी और इन्होंने बताया कि एक एक टर्म का मतलब क्या है। जैसे एन आई का मतलब क्या है कि कितने अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस पे पड़ रहे हैं, है ना। एन थीटा और एन आई में फर्क है। एन आई कितने कितने अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस पे पड़ रहे हैं, एन थीटा कितने अल्फा पार्टिकल्स डिटेक्टर पे पड़ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से उन्होंने स्क्रीन शेयर नहीं दिख रही क्या पीडीएफ? नहीं सर दिख रहा है। अच्छा, तुम लोग की आवाज क्रैक कर रही है तो ठीक है। मैं ये कह रहा था कि तो अलग अलग टर्म, इसमें बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं, अपन को एक रफ आइडिया लग गया कि कॉम्प्रिहेंशन क्या कह रहा है ना। अब अपन फिर से आते हैं क्वेश्चन पे। देखो, इन रदरफोर्ड्स फॉर्मूला द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स शोइंग स्कैटरिंग मिनिमम, अल्फा पार्टिकल्स की जो स्कैटरिंग है वो मिनिमम हमको दिख रही हो, या फिर आप ऐसा कह लो कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दिख रहे हो। तो मिनिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स किस केस में दिख रहे हैं? मिनिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कब दिखते हैं? जब पार्टिकल 180 डिग्री से रिबाउंड हो, है ना। मतलब ऐसा है कि देखो, अपन को रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ये बात तो याद है कि आपको सबसे कम अल्फा पार्टिकल्स तब दिखेंगे जब वो 180 डिग्री से रिबाउंड होंगे, है ना। ऐसे बहुत कम पार्टिकल्स थे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो पूरे एग्जैक्टली रिबाउंड हो गए थे। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब जब उसने मिनिमम पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आपको कहाँ दिखेंगे, तो वो कब दिखेंगे? जब आपको थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री, है ना। रेडिएशन ऐसे आके ऐसे पूरा रिबाउंड हो जाएगा, रेडिएशन नहीं सॉरी, अल्फा पार्टिकल। तो ये तो जो पहला क्वेश्चन था उसको आप देखो लॉजिकली भी आंसर कर सकते थे, है ना। 180 डिग्री पे सबसे कम अल्फा पार्टिकल्स अपन को दिखते हैं, तो मिनिमम अल्फा पार्टिकल्स अपन को दिखेंगे। इस वैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी गलत है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी और क्लियर होना चाहिए थी, लैंग्वेज ऐसा कुछ होनी चाहिए थी, द आफ्टर स्कैटरिंग द मिनिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विल बी ऑब्टेन्ड एट व्हाट एंगल। इस तरह से क्वेश्चन होना चाहिए था। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, नो डाउट। तो देखो, एक तो आप लॉजिक से कर सकते हो 180 डिग्री थीटा होना चाहिए, या फिर आपको फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से देख लो। इसमें देखो बताया है कि भाई एन जो है वो साइन साइन थीटा बाई 2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मैथमेटिकली देख लो। तो एन आपको मिनिमम चाहिए तो साइन थीटा बाई 2 मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो साइन थीटा बाई 2 मैक्सिमम कब होगा? साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। 1 कब होगी? जब एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब थीटा बाई 2 90 डिग्री, मतलब थीटा कितना, 180 डिग्री। तो क्या पहला क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? यस सर। तो Yes, मैंने sir. पहला क्वेश्चन दोनों तरीके से बताया कि देखो, आप इसको लॉजिक से भी कर सकते थे बिना कॉम्प्रिहेंशन पढ़े, और कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने का मन है तो उससे भी कर सकते थे। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट ग्राफ। अब ये तो मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, ग्राफ बनाने की बात कर रहा है। आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी हुई है, एन थीटा और साइन एन थीटा वर्सेस थीटा में आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी हुई है और आपको उसका ग्राफ बनाना है। तो ये तो एग्जैक्टली मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। देखो, ये मतलब क्वेश्चन उस तरह से कि y इज इक्वल टू 1/sin की पावर 4x, तो उसका ग्राफ आप कैसे बनाओगे? तो मतलब ये मैथ्स का क्वेश्चन है, हो जाएगा कि नहीं होगा बताओ? सर बस वो कैम इन्फो की वो समझ में नहीं आ रही सर, बाकी तो हो गया था। मतलब इसको तो ऐसे, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है यार। इसमें देखो, आपको y साइन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ बनाना है ना। ये तो एलिमिनेट करके हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो नहीं सकता। साइन स्क्वायर का जो ग्राफ है वो कर्व्ड नेचर का ग्राफ होता है, ये मैथ्स में आपको पढ़ाया होगा।
तो ये बी, सी और डी ऑप्शन तीनों में स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन हो नहीं सकता ग्राफ, ए ही ऑप्शन पॉसिबल है। कोई डाउट है इसमें? 9th में आगे बढ़ूं? 10th पे? तो अब आगे 10th पे देख लो। 10th क्या कह रहा है? मिनिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विल बी डिफ्लेक्टेड ऑन यूजिंग द थिन फॉइल। देखो फिर से थोड़ा थोड़ा ये 8th क्वेश्चन के जैसा हो गया, मतलब इस वाले क्वेश्चन का के जैसा हो गया। ये कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अगर आपको चाहिए तो आप, और फॉइल की जो थिकनेस है वो सेम है, तो आप कौन सा मेटल यूज करोगे? तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो मेटल को चेंज कर रहा है, मतलब वो एटॉमिक नंबर को चेंज कर रहा है ना? मेटल एटम चेंज होगा तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाकी सब चीजें सेम है, तो अगर आपको एन थीटा की वैल्यू मिनिमम चाहिए तो आप कौन सा एटॉमिक नंबर यूज करोगे? तो जब ये मिनिमम चाहिए तो ये भी मिनिमम चाहिए होगा, Z। मतलब अपन को सबसे छोटा एटम चाहिए होगा जिसका मास सबसे कम हो, तो वो एटम होता है कौन सा? चारों ऑप्शन में देख लो, एल्यूमिनियम आएगा। एल्यूमिनियम सबसे छोटा एटम होता है, एटॉमिक नंबर इसका सबसे पहले आता है। 10th क्लियर हुआ क्या? यस सर। फिर इसी तरह से 11th भी देख सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आपको चाहिए, मतलब उल्टा हो गया, पहले आपको मिनिमम चाहिए था, मैक्सिमम चाहिए, और थीटा की वैल्यू ये पूछ रहा है। फिर से ये मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, ये वैल्यू आपको मैक्सिमम चाहिए तो मतलब ये मिनिमम चाहिए होगा, है ना? तो अब इसके मिनिमम की वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम की वैल्यू तो इसकी 0 भी आ सकती है यार, एक मिनट रुको। इन रदरफोर्ड फॉर्मूला द मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टिंग is for which among the following angles? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल आपको किस एंगल से मिलेंगे? डिफ्लेक्टिंग इज फॉर विच अमंग द फॉलोइंग एंगल्स थीटा। ये वाला क्वेश्चन किसी को समझ में आ रहा हो तो बताओ, जब तक मैं भी सोच रहा हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अपन को चाहिए, मतलब आपको n की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, है ना? आपको n की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। सर तो मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर एन की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी सर जब वो साइन थीटा बाय 2 मिनिमम होगा। हाँ, साइन थीटा बाई 2 मिनिमम होगा, बिल्कुल। हाँ तो सर वो 30 डिग्री पे शायद ऐसा होगा, मिनिमम वैल्यू आएगी उसकी। अच्छा हाँ, इन एंगल्स में, सही बात है। देखो मैं ज़्यादा सोच रहा था क्वेश्चन को, है ना? इससे अपन को ये समझ में आता है कि ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। एक्चुअली मैं ये सोचने लगा था कि जब एन आपको मैक्सिमम चाहिए तो आपको थीटा मिनिमम, ये डिनोमिनेटर मिनिमम चाहिए होगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? साइन की 0 होती है। तो अगर आप इसको 0 कर दोगे तो एन की वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाएगी। मतलब मैं गलत सोच रहा था, है ना? ऐसे नहीं सोचना है अपन को। अपन को एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप तो 4 ऑप्शन में से बता दो कि 4 ऑप्शन में से आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, ठीक है? तो भाई जब आपको ये मैक्सिमम चाहिए तो ये आपको मिनिमम चाहिए, है ना? तो साइन थीटा जब मिनिमम होगा, जब थीटा मिनिमम होगा तो 30 डिग्री। ऐसे फिर वो मैथमेट तो मतलब ऐसे मैथमेट ऑप्शन को देख के ही करना देख होगा। के भी कर सकते हो। हाँ मैं वही बोलने वाला था कि ऐसे मैथमेटिकली भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे देख के भी कर सकते हो अपन को, क्योंकि पता है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में कि जैसे जैसे एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ते जाता है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कम होते जाते हैं, है ना? तो एंगल ऑफ डेविएशन जितना कम होगा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स उतने ज्यादा होंगे। फिर जो लास्ट ऑप्शन है 12th भी सीधा सीधा है, इसमें एन थीटा और थिकनेस ऑफ फॉइल। तो थिकनेस ऑफ फॉइल देख लो किस कौन सा टर्म है, टी है थिकनेस ऑफ टारगेट। तो एन थीटा और टी, है ना? तो ये तो वही y और x की पावर 1 है यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में है ये, है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये b टाइप का ग्राफ अपना आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी मैथ्स का क्वेश्चन था। मतलब यस। ये वाला जो कॉम्प्रिहेंशन था ये बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंशन है। इस तरह के क्वेश्चंस एडवांस में आते हैं जो कि वैसे तो इजी है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट को ही टफ लगेगा देख के, है ना? तो इसमें क्योंकि काफी कुछ, जैसे इसमें थोड़ा बहुत मैथ्स भी मिक्स कर दिया, थोड़ा बहुत ग्राफ्स भी पता होना चाहिए, केमिस्ट्री तो पता होना ही चाहिए। और इसमें ये क्वेश्चन इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि किसी को जैसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट नहीं पता तो वो पूरा कॉम्प्रिहेंशन करके मैथमेटिकली कर सकता है, और अगर किसी को रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट अच्छे से पता है तो उसको फॉर्मूला देखने की जरूरत ही नहीं है।
ठीक है, चलो ठीक है, तो ये अपनी डिस्कशन कंप्लीट हुआ डीपीपी का। बाकी मैं होमवर्क आपको सेंड कर दूंगा, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, गुड नाइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सर। वेलकम एवरीवन। थैंक यू सर।